क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। बहुत ही सरल है। जिस बच्चे ने डायग्राम अच्छे से समझ लिया ना तो उसके लिए हर एक चीज अच्छी है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सब डेरिवेशन। ठीक है, रेज में अगर आपको ये जो रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं उसमें अगर अच्छे से डायग्राम अच्छे से आपको आता है तो हर एक चीज सिंपल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन करने के लिए अभी हम लोग दो मीडियम चाहिए होगी। मान लेते हैं ये ले लेते हैं, एक ये है, हाँ कि ना, ये इसके अंदर ये जो मीडियम है इसे मान लेते हैं N2, हाँ कि ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, और इसके बाहर जो है मैं मान लेता हूं N1 है, हाँ कि ना। एयर फेयर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप मान रहे हैं, ठीक है, ये रेयरर मीडियम है, मैं एयर अभी नहीं मान रहा हूं, ठीक है। तो ये N1 है, ये N2 है। अब ये कहा है स्फेरिकल सरफेस, तो ये जो इसकी बाउंड्री है ये वाली पोर्शन, इसको ही मैं क्या करूंगा, स्फेरिकल बना दूंगा। ठीक, ऐसे मैंने इसको स्फेरिकल बना दिया। तो जब मैंने इसको स्फेरिकल बना दिया बच्चों, अब हमें क्या करना है, ये तो N1 है, ये N2 है। अब क्या करना है, इस स्फेरिकल का ये जो सेंटर पॉइंट होगा इसको मैं मान लेता हूं पोल P से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको मैं बाहर बना लेता हूं, P से रिप्रेजेंट किया। अब बच्चों क्या होगा, इस सेंटर से जो पास होगी लाइट रे, ठीक है, इस सेंटर से जो पास होगी लाइट ले लीजिए, रे ले लीजिए, ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सेस कहते थे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब बच्चों ये क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है। तो ये तो इतना ही तो होगा नहीं, ये पूरा ऐसे 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 बनाएगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहां पे बनेगा। मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे बन रहा है। ठीक, अब हमें चाहिए कुछ इमेज, तो इमेज के लिए हमें चाहिए होगी कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे अब यहां से जैसे ऑब्जेक्ट हमने पकड़ा, यहां पे अब आपको अपने दिमाग में ये बात डालनी है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल द डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस लेंगे हम लोग पोल से मेजर करने वाले हैं। और ऑल द डिस्टेंस, अब समझिए ये चीज होगी, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। और दूसरा पॉइंट सबसे मेन होने वाला है, वो क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जो हम लोग यहां पे डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे या इमेज पे, वो अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर हम कोई भी डायरेक्शन ले रहे हैं, अगर वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव लेंगे, अगर अपोजिट है तो उसे नेगेटिव लेंगे। अभी आपको समझ में आएगा। तो ये अब हम लोग देखेंगे। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, हाँ कि ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से हमें क्या बनानी है, यहां पे इमेज बनानी है, तो यहां से एक रे निकालेंगे और इस पे क्या करेंगे, इंसिडेंट करवाएंगे। तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। समझ में आया कि ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। अब बच्चों हमें पता है क्या कि अगर हमें इसे रिफ्रैक्ट करवाना है यहां पे, तो इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल बनाना होगा। आपको अपने दिमाग में यह हमेशा डाल लेना है कि किसी स्फेरिकल सरफेस पे अगर कोई लाइट यहां पे इंसिडेंट करती है, तो यहां पे अगर हम लोग ये मान लेते हैं इसका सेंटर ये है सी, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, तो अगर मुझे इसका इंसिडेंट एंगल चाहिए होगा तो इस पॉइंट पे हमेशा नॉर्मल जो बनेगा वो हमेशा इस पॉइंट, क्या हर पॉइंट पे, अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं कि अगर इस पॉइंट पे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, इस पॉइंट पे आप बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, तो जो नॉर्मल बनेगी वो हमेशा सेंटर से पास होगी। इस वाले केस में भी जो नॉर्मल होगी वो सेंटर से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, और फिर ये जो एंगल मिलेगा हमें मिलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझ में आ रहा है, ये जो मिलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस केस में भी क्या होगा कि जो एंगल हमें चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो उसके चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नॉर्मल बनानी पड़ेगी, और नॉर्मल क्या होगी, सेंटर से यहां से पास होगी। समझ में आया कि नहीं। तो ये जो एंगल मिल रहा है हमें, ये क्या मिलेगा, θ1 ले लेते हैं, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, ये क्या करेगा, ये कुछ रिफ्रैक्ट करेगा, तो रिफ्रैक्ट करने के बाद कुछ ऐसे बनेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं यहां पे इमेज बनाएगा आई, ठीक है, और ये कैसे बनाएगा, ये तो एक ही रिफ्रैक्टेड है हुई, हाँ कि ना, एक ही रे हुई। दूसरी क्या होगी, वो हम लोग पास करा देंगे ये पोल से। और हम लोगों ने पढ़ के रखा है क्या कि अगर सीधे सीधे 90 डिग्री सरफेस के 90 डिग्री बनाते हुए रे जाती है, तो वो सीधा चीरते हुए पार चली जाती है, रिफ्रैक्ट फिफ्रैक्ट नहीं होती। तो ये सीधे सीधे
चली जाती है। ये हम लोगों ने पढ़ के रखे हैं, तो इसे रब करें, ठीक है। अब ये चीज हम लोग पढ़ के रखे हैं। अब देखो क्या होगा कि हम लोग मान लेते हैं कुछ ये ऐसे ऐसे दूसरी रे आ रही होगी पोल से 90 डिग्री बनाते हुए जाएगी, तो यूं गई और सट्ट से यहाँ पे चली गई, सीधे चली गई, सेंटर से यूं पूरा तीर की तरह, गोली की तरह चीरते हुए पार कर गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे आ गई, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होना शुरू हो। अब हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करना शुरू करेंगे और इन दोनों का प्रयोग करेंगे कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज टेकन एज पॉजिटिव। तो पोल से हम लोग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेते हैं, तो ये क्या ले रहे हैं, अलोंग द इंसिडेंट रे ले रहे हैं या अपोजिट ले रहे हैं, तो ये नेगेटिव होगा, पर अभी के लिए हम लोग यहाँ पे यू मान लेते हैं, ठीक है। अभी जब यूज करेंगे तो उसके लिए नेगेटिव। अब यहां से हम लोग यहां तक की डिस्टेंस कितनी मानेंगे, यहां से यहां तक की इमेज तक की डिस्टेंस v मानेंगे। ये क्या है, अलोंग द इंसिडेंट है, हाँ कि ना, तो ये सब पॉजिटिव ही रखेंगे। अब कर्वेचर तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस, तो ये होगी रेडियस। समझ में आया कि नहीं। अब ये पोल के ये जो यहाँ पे ये जो चीज बन रहा था, ये पॉइंट, इसको मान लेते हैं हम लोग s मान लेते हैं, ठीक है, ये s। अब ये जो s से यहाँ पे ये जो ये सीधे यहाँ पे जो होगी, यहाँ पे ये जो बनेगा ये वाला, इसको हम लोग मान लेंगे p डैश। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये जो p और p डैश है, दोनों लोग p डैश इज टेंडिंग टू p डैश इज टेंडिंग टू p, मतलब p पे ही जा रहा है ये, ठीक है। मतलब इन अभी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पैरा एक्सियल हो रहा है, ऑल द रेज आर पैरा एक्सियल। अभी समझ में आएगा ये, ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। अब बच्चों ये हो गई θ1, ये क्या इंसिडेंट एंगल, और ये क्या हो जाएगा θ2 मान लेंगे, ये क्या है रिफ्रैक्टेड एंगल, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल क्या बनता है, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये θ2। अब ये जो इंसिडेंट रे और ये प्रिंसिपल एक्सेस के बीच में बना, इसे अल्फा मान लेंगे। ये क्या है, नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सेस के बीच में जो बना है हम लोग मान लेंगे बीटा, और इसके बीच में जो बना है रिफ्रैक्टेड और प्रिंसिपल के जैसे गामा, अल्फा बीटा गामा। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज लगाएंगे, क्या हम यहां से निकालेंगे अल्फा की वैल्यू, अल्फा नहीं, थीटा की वैल्यू, क्या, थीटा की, इंसिडेंट एंगल थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को ट्रायंगल देखना पड़ेगा। ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ओ एस सी देखते हैं। तो हम लोगों ने ट्रायंगल ओ एस सी देखा, तो इसमें हमें दिख रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है θ1, वो क्या हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल क्या है, ये अल्फा, ये बीटा, तो अपोजिट एंगल का सम होगा तो अल्फा, ये बीटा, ये हमें पता है, ये रूल होता है। सिमिलरली अगर हम लोग बीटा की ये θ2 की वैल्यू निकालें, ये किस ट्रायंगल से निकलेगी, कुछ इस ट्रायंगल से मिलेगी, मतलब फ्रॉम ट्रायंगल SCI, अगर हम लोग देखें SCI देखें, ठीक है, तो यहां से हम लोग को θ2 की जो वैल्यू मिलेगी, देखिए क्या है SCI, ये यहां पे ये जो ये बन रहा है, ये क्या है बीटा, ये क्या है पोर्शन हमारा θ2, और ये क्या है अल्फा। तो यहां पे आप देखिए बच्चों क्या बन रहा है, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है, हाँ कि ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा बीटा एक्सटीरियर एंगल, तो इट इज द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो ये क्या होगा θ2 प्लस गामा, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से अगर हम लोग θ2 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, बीटा माइनस ये हो जाएगा गामा, बीटा माइनस गामा हो जाएगा θ2 की वैल्यू। यहां से एक ये मिल गया, एक यहां पे। अब यहां पे एक और चीज, अभी तक कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, डायग्राम अच्छे से समझा, θ1 θ2 की वैल्यू निकाली और कुछ भी नहीं किया। अब यहां पे हम लोग tan अल्फा tan बीटा tan गामा की वैल्यू निकालेंगे। किसके, tan अल्फा tan बीटा tan गामा की वैल्यू निकालेंगे। जब हम लोगों ने ट्रायंगल लिया फॉर ट्रायंगल SOP या SPO कह लीजिए, फॉर्म ट्रायंगल SPO, हम लोग क्या निकालने वाले हैं, tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये मान लेते हैं h है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, मैंने बोल दिया तो इसका मतलब आप भी लिखेंगे, नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस क्या होगी हमारी u, और u क्या है, अपोजिट टू इंसिडेंट डायरेक्शन, हाँ कि ना, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ये डायरेक्शन। इसी तरह अगर हम लोग tan बीटा की निकालें इस ट्रायंगल से, ये वाले ट्रायंगल से, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज नहीं, हाइट हो जाएगी, हाँ कि ना, और ये जो बेस होगा, ये
P और C के बीच में जो होगा ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग मान लेंगे ये R है, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही छोटा है। मतलब P और P डैश का जो डिस्टेंस है बहुत 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 नेग्लिजिबल है, बहुत ही छोटा है। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे R है। और इसी तरह tan बीटा की मान लेंगे, अल्फा बीटा गामा, गामा की मान लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज हाइट, हाइट अपॉन ये क्या है हमारा, ये हो गया डिस्टेंस, इसको भी मान लेंगे हम लोग v है, अप्रोक्सीमेटली v मान लिया है हमने। ठीक है, इतना हमने मान लिया, बहुत है छोटा, बहुत है छोटा, बहुत है छोटा, क्योंकि पैरा एक्सियल बन रहा है। अभी समझ में आएगा पैरा एक्सियल। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देख डाले। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ डायग्राम समझा, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू निकाली, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली, और कुछ नहीं किया। समझ में आया? इतना समझ में आ गया तो समझिए सब कुछ समझ में आ गया। इसे अब अच्छे से आप नोट कर लीजिए। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ एजम्पशन पॉइंट, फिर स्टार्ट करेंगे अच्छे से डेरिवेशन। पहले आप इसे लिख लीजिए। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहां पे हम लोगों ने इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ डाला। ठीक है, हर एक चीज। यहां पे हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ी थी, वो क्या थी वो मैं याद दिला दूं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो होगी, हर कोई भी डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगी फ्रॉम पोल, हम लोग क्या करेंगे पॉजिटिव लेंगे। बट इसी के अपोजिट अगर आती है तो हम लोग क्या करते थे, नेगेटिव ले लेंगे उस डिस्टेंस को, अगर मेजर किया जा रहा है फ्रॉम पोल। अब देखिए बच्चों, यहां पे थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली थी, और यहां पे देखिए बच्चों हम लोगों ने u की वैल्यू को नेगेटिव क्यों ली, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये नहीं है। देखिए फ्रॉम पोल से मेजर करिए, ऑब्जेक्ट यहां पे था रखा, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को मैंने माना u, हाँ कि ना। बट ये क्या है, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो अगर कोई भी डिस्टेंस हम लोग अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लेते हैं तो ये क्या होगी, नेगेटिव मानी जाएगी। इतना समझ लीजिए आप अपने दिमाग में। तो हम लोगों ने थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू निकाल ली थी, अल्फा बीटा और गामा की हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली थी। अब यहां पे आप एक चीज समझ जाइए, हमने निकाली क्या है, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू, अल्फा बीटा गामा की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका यूज भी कहीं ना कहीं करेंगे हम लोग, हाँ कि ना। मतलब कहीं हमें थीटा 1 दिखेगा तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे अल्फा प्लस बीटा से, हाँ कि ना। कहीं पे हम लोग थीटा 2 मिलेगा तो हम लोग बीटा माइनस गामा से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हम लोग ने ये फाइंड किया है, हाँ कि ना। एग्जाम में आप ये ऐसे लिख के छोड़ थोड़ी ना देंगे। अब डेरिवेशन करवाते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि थीटा 1 थीटा 2 की ससुरा वैल्यू कहीं ना कहीं तो लिखेंगे ही ना। अब देखिए अल्फा बीटा गामा, tan अल्फा tan बीटा tan गामा की वैल्यू फाइंड किए, इसका मतलब tan अल्फा tan बीटा गामा कहीं मिलना चाहिए, तभी हम लोग इनका प्रयोग कर पाएंगे, हाँ कि ना। तो ये चीजें अपने दिमाग में रखिए, कहीं ना कहीं हमें मिलेगी ये वैल्यू, नहीं मिलेगी तो करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरह उसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अब देखिए बच्चों, इतना समझने के बाद आप अपने दिमाग में ये चीज डाल लीजिए, क्या यहां पे हम लोग कुछ ना कुछ अजम्पशन करने वाले हैं। ये अजम्पशन आपको एग्जाम में करना है, नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, अगर एग्जामिनर नहीं देगा, ये हो गया वो। ठीक है, समझ में आया, वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो अब देखिए यहां पे आपको अजम्पशन क्या करना है। देखिए 3 अजम्पशन है। ऑल रेज आर पैराएक्सियल, मतलब जितनी भी रेज है यहाँ पे लगभग पैरेलल है एक दूसरे के, लगभग। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 अल्फा बीटा गामा सबके सब क्या है, बहुत छोटे हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जब बहुत छोटे हैं थीटा 1 थीटा 2, देखिए मैंने लिखा है अल्फा बीटा क्या है, थीटा 1 थीटा 2 आर वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या होगा, अल्फा बीटा गामा भी क्या होंगे, बहुत स्मॉल होंगे। इसलिए यहां पे भी मैंने लिखा अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल। अब इसका यूज भी होगा यहाँ पे, कैसे होगा वो अभी बाद में समझिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने क्या समझ लिया कि जितने भी एंगल है बहुत छोटे। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि टेंड्स टू जीरो कर रहे हैं, मतलब लगभग जीरो को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए बच्चों, यहां पे अब यूज होगा एक फॉर्मूला जो कि पढ़ के आए हम लोग, वो क्या है, स्नेल्स लॉ। इसको कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए स्नेल्स लॉ क्या कहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम दैट इज n1, हाँ कि ना। फिर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज साइन थीटा 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम क्या है, n1, और साइन थीटा 1 दैट इज साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज साइन थीटा 2। तो हम लोगों ने ये लिख दिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब देखिए यहां पे यूज होगा इन 3 चीजों का वैल्यूज का। मैंने कहा सबकी सब रेस क्या है, पैराएक्सियल। इसका मतलब थीटा 1 क्या है, वेरी स्मॉल है। और वेरी स्मॉल जब कह देते हैं तो थीटा टेंड्स टू जीरो करने लगता है।
तो यहां पे एक मैथ की चीज यूज होगी, वो क्या है ये देखिए कि जब भी लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, बस आप इतना याद रखिए, जब भी कभी भी किसी भी वैल्यू थीटा एंगल कह सकते हैं टेंस टू जीरो करने लगे, जीरो का अचीव करने की कोशिश करने लगे, तो यहां पे साइन थीटा की वैल्यू इक्वल हो जाती है थीटा के, मतलब साइन थीटा टेंस टू थीटा हो जाता है। और अगर tan के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं हम लोग तो tan थीटा टेंस टू थीटा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पे साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 किसमें चेंज हो जाएंगे, थीटा 1 थीटा 2 में। काहे ऐसा किया हम लोगों ने, क्योंकि देखिए थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू हम लोग निकाल के रखे, कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा 1 को रिप्लेस कर देंगे थीटा 1 से, और साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे, थीटा 2 से। इतना समझ में आया। तो यहां पे हम लोग क्या, ये जो साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 है, इसको रिप्लेस कर देंगे थीटा 1 थीटा 2 से। तो देखिए कैसे किए, यहां पे देखिए थीटा n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2 लिखा है, तो साइन थीटा 1 को थीटा 1 लिख दिया, साइन थीटा 2 को थीटा 2 लिख दिया। अब थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू जैसे हम बता रहे हैं तुमको, क्या कहा था हमने आपको कि थीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, हाँ कि ना, थीटा 2 इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो यहां पे ऐसे रख देंगे इसको। अब देखिए बच्चों हमारे पास है क्या, tan अल्फा tan बीटा tan गामा है हमारे पास, बस मिल क्या रहा है, अल्फा बीटा बीटा गामा मिल रहा है। इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ tan में चेंज करना होगा। तो हम लोग को चेंज करने के लिए यहां पे कंडीशन भी मिल गई है, क्या कि अल्फा बीटा क्या है, बहुत 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 स्मॉल है, बहुत छोटे हैं, ठीक है, टेंस टू जीरो कर रहे हैं। इसलिए मैंने यहां पे ये भी चीज लिख दी थी कि tan थीटा टेंस टू थीटा हो रहा है। इसका मतलब यहां पे जो थीटा है मान ले रहे हैं अल्फा बीटा गामा है, समझ में आ रहा है कि, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा को हम लोग tan अल्फा भी लिख सकते हैं, बीटा को tan बीटा भी लिख सकते हैं, और गामा को tan गामा भी लिख सकते हैं। काहे, क्यों लिखे, क्योंकि बच्चों यहां पे अल्फा बीटा गामा बहुत 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 स्मॉल है, और हमें जरूरत भी है tan अल्फा tan बीटा tan गामा की, क्योंकि इन्हीं की तो वैल्यूज हमने निकाली है, अल्फा बीटा की तो निकाली नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज को tan से चेंज कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan अल्फा tan बीटा tan गामा आ जाएगा, और tan बीटा की जगह tan बीटा लिख देंगे। समझ में आया। अब इनकी वैल्यूज हमें पता है, दैट इज h अपॉन नेगेटिव v, h अपॉन नेगेटिव u है, ठीक है, और h अपॉन r और h अपॉन v, इन सबको यहां पे रख दिया। रखने के बाद क्या करेंगे, बाहर वाली वैल्यूज को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर वाली वैल्यूज को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने पे देख रहे हैं हम कि h h h h सब में है, तो सब में है तो कॉमन ले लेंगे और काट देंगे। तो यहां से मैंने डायरेक्टली काट दिया इसे। काटने के बाद बचा क्या बच्चों, n1 अपॉन u बचा, n1 अपॉन r बचा, n2 अपॉन r बचा, n2 अपॉन v बचा। समझ में आया कि नहीं। अब हमें चाहिए u और v एक साथ, तो एक साथ चाहिए तो u को इधर ले लीजिए, नेगेटिव है तो ये चीज तो नेगेटिव रहेगी, ये नेगेटिव है ये इधर लेके आ रहे हैं, जिसको लेके आ रहे हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, n2 अपॉन v, ये तो नेगेटिव था ही ससुरा, तो इसको नेगेटिव ऊपर ले लेंगे तो n1 अपॉन u हो जाएगा, तो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, बचा क्या, अब हमें क्या चाहिए, r चाहिए था, ये वाली चीज लिए हैं इसकी प्लेस पे, तो इसको क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले लेंगे, तो इसको उठा के इधर ले लिया, तो ये पॉजिटिव में था तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये चीज तो हमारा पहले से ही थे, तो n2 अपॉन r नेगेटिव n1 अपॉन r। अब बस सरल हो गया, कुछ भी नहीं है। 1 अपॉन r को सीधा आप लोग क्या अपॉन में r लिख सकते हैं कॉमन लेके, तो सीधा कॉमन में एक बड़ी सी डंडी खींच दिया यहाँ पे, अपॉन r लिख लिया, और सेम टू सेम यहाँ पे एक चीज लिख दिया। तो यही हो गया हमारा क्या बच्चों, फॉर्मूला होगा, इसी का यूज करते हैं, और इसी की डेरिवेशन आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से हमने आपके लिए को बता दिया, बोर्ड के लिए ही समझ में आया कि नहीं, बोर्ड के लिए आ सकता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि n1 क्या है यहाँ पे, n2 क्या है यहाँ पे। अधिकतर बच्चे समझेंगे रेयर मीडियम जो होता है उसे n2 ले लेंगे, n1 ले लेंगे, और डेंसर जो होता है उसे n2 ले लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, या फिर फर्स्ट मीडियम जो होता है, सेकंड मीडियम जो होता है, वो ऐसे नहीं। क्या करना है बच्चों, जो रेज जहां से आ रही है, जैसे लाइट, जो लाइट की रे इंसिडेंट रे है, ठीक है, उसको हम लोग लेंगे क्या, अगर जिस मीडियम से लाइट आ रही है, रेज आ रही है, तो आ कहां से रही है, देखिए इंसिडेंट रे यूं आ रही है, तो जिससे आ रही होगी उसको n1 लेंगे, अगर यहां से आ रही है तो उसको हम लोग लेंगे n1, ठीक है। अगर यहां से नहीं आ रही है, यहां से आ रही है, तो इसको n1 लेंगे, ठीक है। और जिसमें जा रही है, देखिए इसमें जा रही थी तो इसमें n2 लिया, इसीलिए मैंने यहां लिखा है n1 उसको लेंगे जिस मीडियम में रेज आ रही है, हाँ कि ना, जिस मीडियम से रेज आ रही है,
ठीक है, जिस मीडियम में नहीं, जिस मीडियम से रेज आ रही हैं, तो किससे आ रही हैं, N1 से आ रही हैं, और N2 जिसमें जा रही हैं, जिस मीडियम में रेज जा रही हैं, तो जा किस में रही हैं, N2 में, आ किससे रही हैं, N1 से, तो N1 को हम लोग किसमें लेंगे, जिससे आ रही हैं, ये अपने दिमाग में डाल रही है, आ रही हैं, और जिसमें N2 किसको लेंगे, जिसमें जा रही हैं, क्या रही हैं, रेज, समझ में आया कि नहीं, जिसमें जा रही है। तो ये चीज हो गया पूरा का पूरा अच्छे से, डेराइव रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, बहुत ही सरल है, समझ में, बहुत ही सरल है। तो इसको अब आप अच्छे से छापिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, इसे अच्छे से लिखिए।